नमस्कार। मुजफ्फरपुर ज़िला शिक्षा के क्षेत्र में देश में अव्वल आया है। यह सिर्फ हमारे ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे सूबे के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। नीति आयोग ने देश भर के सभी ज़िलों की शिक्षा के क्षेत्र की रैंकिंग जारी की और इस रैंकिंग में हमारा ज़िला पूरे देश में पहले नंबर पर आया है। कहते हैं कि शिक्षा किसी भी देश या समाज के विकास की रीढ़ होती है, या यूं कहें कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आप संगीत का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, कोई भी विधा हो, किसी भी क्षेत्र में जब तक आप उस विधा में पारंगत नहीं होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं, तब तक आपका विकास नहीं होता है। अगर हमारा समाज शिक्षित होगा तो वह विकास के रूप में देश के पटल पर नज़र आता है, और इसी सच को अपने सामने साबित करते हुए हमारा ज़िला अभी देश के पटल पर अपनी चमक बिखेर रहा है। इस चमक में एक व्यक्ति या एक समुदाय का हाथ नहीं होता, बल्कि हर क्षेत्र के लोगों की कहीं ना कहीं इसमें सहभागिता होती है। मुजफ्फरपुर में शिक्षा के क्षेत्र में जो यह प्रगति हुई है, यह जो विकास हुआ है, उसके पीछे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी की रणनीति एक हद तक बहुत कामयाब रही है। उनकी रणनीति और शिक्षकों के सहयोग से मुजफ्फरपुर ज़िला ने शिक्षा के क्षेत्र में यह कामयाबी पाई है। दिसंबर में नीति आयोग ने यह रैंकिंग जारी की, जिसमें मुजफ्फरपुर ज़िले को 52.6 स्कोर के साथ पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि अक्टूबर में मुजफ्फरपुर ज़िला पूरे देश में दूसरे नंबर पर आया था और सिर्फ 2 महीने में यह पहले नंबर पर पहुंच गया। इस बदलाव में, इस प्रगति में अधिकारियों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, किन किन जगह पर उन्होंने बदलाव लाया और किस तरीके से इस विकास का रास्ता खुला, इसे लेकर हम आज बात करेंगे। और इसी को लेकर हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ज़िले के जिला शिक्षा अधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी जी, जिनकी मेहनत, जिनकी रणनीति ने मुजफ्फरपुर ज़िले को देश भर में पहले स्थान पर लाते हुए यह कामयाबी दिलाई है। तो सबसे पहले तो हम उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं। सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि मुजफ्फरपुर ज़िले को यह पहला स्थान मिला है। सबसे पहले सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर ने जो यह कामयाबी हासिल की है, नीति आयोग ने जो यह रैंकिंग जारी की है, इसके पीछे आधार क्या था? किन किन स्कोर पर मुजफ्फरपुर ज़िले को यह स्थान मिला और किन किन मुद्दों को इसमें शामिल किया गया था? सर धन्यवाद अनामिका जी। सर्वप्रथम मैं तो आपके इस प्रश्न से काफ़ी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे नेतृत्व में ज़िला ने पहली बार पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में अव्वल स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें, इसमें 10-11 इंडिकेटर है जिसके तहत नीति आयोग उस ज़िले को, जो ज़िले के रैंकिंग को प्रथम नीति आयोग 10-11 इंडिकेटर है जिसके तहत रैंकिंग निर्धारित करती है। उसमें ज़िले में हमारे जो भी प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ से अपर प्राथमिक विद्यालय में 100% बच्चों का नामांकन होना, उसी प्रकार मध्य विद्यालय से जो 8वां क्लास पर समाप्त होता है और उच्च विद्यालय में बच्चों का 100% नामांकन होना होता है। इसके अलावा जो भी विद्यालय है वहाँ पर हमारा 3428 विद्यालय है मेरे इस जिले में। सभी विद्यालय में हमारा फंक्शनल घर, टॉयलेट है। इसके अलावा बिजली भी है। इसके अतिरिक्त बच्चों के क्वालिटी पर भी इस इंडिकेटर के तहत रखा गया है कि जो बच्चे हमारे 3रा क्लास में हैं उनका कितना गणित का ज्ञान है और भाषा का ज्ञान है। इसी प्रकार जो बच्चे 5वें में हमारे अध्ययनरत है उनका भी ज्ञान क्या है गणित विषय में और भाषा के विषय में। इसी प्रकार 8वें क्लास में भी जो हमारे बच्चे हैं
उनका गणित और भाषा का ज्ञान का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। इसके साथ ही हमारे ज़िले में जो भी महिलाएं जो 15 साल से ऊपर की हैं, उनका लिटरेसी रेट भी लगभग 74% है। ये सारे इंडिकेटर हैं जिसके तहत नीति आयोग रैंकिंग करता है। जी सर, मेरा अगला सवाल ये है कि आकांक्षी ज़िले के तहत सर हमारे ज़िले में बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये जितने भी इंडिकेटर आपने सर बताए हैं उसमें काम किया गया। अक्टूबर में सर हमारे ज़िले को 43.4 स्कोर मिला था और दिसंबर में ये स्कोर बढ़ के सीधे 52.6 आ गया सर। तो ये जो बदलाव आया सर, ये जो विकास हुआ, इसमें आपने किन किन चीज़ों पर मुख्यतः फोकस रखा था सर? अक्टूबर में हमारे विद्यालय खुल गए थे जी, और दिसंबर में भी खुले थे जी। इस बीच में बच्चों का मेन फोकस जो तीसरा, पांचवा और 8वां के वर्ग में जी, जो गणित और भाषा का जो बच्चों का लेवल था, अधिगम स्तर था, उसमें काफ़ी विकास हुआ, जिसके चलते नीति आयोग का जो रैंकिंग है उसमें मुजफ्फरपुर जिला अव्वल आने में कामयाब रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में सर अभी हमारे जो प्राइमरी स्तर पे काम किए जा रहे हैं, लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं सर कि प्राइमरी स्तर में कई सारी योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए क्या क्या काम हुए हैं सर? पिछले खासकर 1 साल में जब से नीति आयोग ने आकांक्षी ज़िले के तहत मुजफ्फरपुर ज़िले का चयन किया, उसके बाद से बदलाव लाने को किन किन चीज़ों की व्यवस्था की गई स्कूलों में सर? अभी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हो, इसके तहत बहुत सारे हम लोग उपाय किए हैं। सबसे पहली बात कि शिक्षक हमारे विद्यालय में ठहरे और उन्हें सही समय पर प्रशिक्षण मिले। जी। इधर 2 साल से कोरोना के चलते हमारे विद्यालय बंद थे। इस बीच में हम लोगों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को निष्ठा के तहत प्रशिक्षित किया है। इसके तहत बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग चलाए हैं। कला उत्सव भी जानते होंगे, उसके तहत भी मुजफ्फरपुर जिला पूरे बिहार में अव्वल रहा है। इसके साथ साथ इंस्पायर अवार्ड में भी पूरे बिहार में हम लोग 2020 में भी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा इंस्पायर अवार्ड में नॉमिनेशन करने वाला जिला था। इस साल भी हम लोगों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। साथ ही बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन हो, हमारा जो शिक्षक है वो विद्यालय में ठहरे, इसके लिए हम लोगों ने हर तरह से उनको प्रेरित किया है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों को हम लोग समस्या विहीन बनाने का जो बेड़ा उठाया था कि शिक्षक का कोई समस्या नहीं रहे, जिसके चलते वो शिक्षण कार्य पर अपना समय देंगे। इसके तहत उनका सैलरी समय पर हम लोगों देने का जो शुरुआत की थी उसको अभी भी हम लोग बरकरार रखे हैं, जिसके चलते शिक्षक हमारे कार्यालयों में नहीं आते हैं, वो विद्यालय में ठहरते हैं, जिसका नतीजा बच्चों के क्वालिटी एजुकेशन पर पड़ता है। और आज जो है क्वालिटी एजुकेशन बेहतर हुआ है, जिस वजह से हमारी रैंकिंग में भी बेहतर हुआ है। जी सर, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन की, और लगातार पिछले 2 साल से 2 सत्र से हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे हैं। स्कूल बंदी में भी जाहिर सी बात है कि हमारे ज़िले में कई ऐसी चीज़ें चलाई गई होंगी जिसकी वजह से शिक्षा के क्षेत्र में हम पूरे देश में अव्वल आए हैं। तो इस स्कूल बंदी में भी सर बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जो अपने ज़िले में चलाई जा रही थी, खासकर बच्चों को शिक्षण से जोड़ने के लिए? जहाँ की सरकारी स्कूल में चूँकि अभी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस जैसे प्राइवेट स्कूल चला रहे थे सर, तो वो नहीं चल रहा था। तो हमारे ज़िला में ऐसी क्या चीज़ें थीं जिसको लेकर हम लोगों ने ऐसी बिंदुओं पे काम किया जहाँ बच्चे शिक्षा से जुड़ सके? इसमें शिक्षकों की भूमिका किस तरीके से थी? देखिए अनामिका जी, सरकारी स्कूल हमारा जो बच्चे हैं वो अभी वंचित वर्ग के अधिक बच्चे हैं वहाँ जी। उनके पास हर चीज़ का साधन होता नहीं है। फिर भी बहुत सारे हमारे विद्यालयों में ऑनलाइन वर्ग कक्षा चला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि दूरदर्शन के माध्यम से भी इस बंदी में जो कोरोना काल का बंदी था, इसमें हमारा वर्ग संचालन हुआ है। बच्चों ने काफ़ी उत्साह से उसका इस्तेमाल भी किया है। इसके अलावे हम लोग जो भी हमारा किताब है 1 से 8वां तक,
सभी डिजिटल मोड में ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसके चलते कोई भी बच्चा ऑनलाइन मोड में उसको पढ़ सकता है जी। इससे भी बच्चे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं जी। फिर भी ये बहुत बड़ा कोरोना जो है महाभिशाप था, हम लोग प्रभावित हुए हैं जी। लेकिन इन वैकल्पिक व्यवस्था के चलते हमारे बच्चे बहुत इसमें आगे बढ़े हैं। सर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक वैकल्पिक व्यवस्था आपने शायद ये भी की थी कि शिक्षक अपने पोषक क्षेत्र में जाके बच्चों को उनको शिक्षा से जोड़ेंगे इस कोरोना काल में। उसमें किस तरीके से प्राइमरी मिडिल के शिक्षकों की भूमिका रही थी और उसमें अपने ज़िले के कितने बच्चे लाभान्वित हो सके सर? हम लोगों ने, जो आपका क्वेश्चन है, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया है और ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी बहुत हमारे मोटिवेटिव जो शिक्षक थे वो गए हैं और अभी विद्यालय हमारे खुल गए हैं। इससे पूर्व जो है टोलों में जाकर बच्चों को ट्यूशन के रूप में पढ़ाए हैं। इसमें खासकर मेरे टोला सेवक और तालीमी मरकज़ का रोल बहुत ही बेहतर था। जी सर, जो शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर ज़िला अव्वल आया, उसमें एक रैंकिंग बच्चियों की शिक्षा को लेकर था, बालिका शिक्षा को लेकर। मुजफ्फरपुर ज़िला में हमेशा से बच्चियों की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण गढ़ रहा है और उनकी एक बेहतर रैंकिंग भी रही है, लगातार हम लोग ये देखते आ रहे हैं। सर, बच्चियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए अपने ज़िले में पिछले 1 साल में किन किन योजनाओं पर ध्यान दिया गया सर, और किस तरीके से जो ड्रॉप आउट बच्चियाँ थी खासकर, उन्हें स्कूल से जोड़ने के लिए क्या क्या किया गया? देखिए, आज भी इसका नतीजा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में जी बच्चों से ज़्यादा हमारे बच्चियां परीक्षा दे रही हैं। जी बिल्कुल। कोई ना कोई वजह है जिससे बच्चियां ज़्यादा पढ़ रही हैं। जी। यही वजह है कि खासकर जो हमारा राज्य सरकार का जो प्रोत्साहन का योजना है, जिसमें साइकिल है, आपको यूनिफॉर्म है, उनको वजीफा है, इससे बच्चियां ज़्यादा प्रभावित हुई है और बच्चियां स्कूलों के प्रति काफ़ी आकर्षित भी हुई है। यही वजह है, सवेरे जब हम लोग चलते हैं, आप देखते होंगे, आप किसी भी रोड में जाएंगे तो 9 बजे के आसपास बच्चियां पूरे यूनिफॉर्म में साइकिल से चलती है और देखने में भी लगता है कि काफ़ी उत्साहित भी है और इस तरह से बच्चियां हमारे विद्यालयों से काफ़ी बेहतर ढंग से जुड़ी है। जी बिल्कुल। सर, उपलब्धियों की लगातार हम बात कर रहे हैं, ये उपलब्धि हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला है। ये हमारे मतलब मुजफ्फरपुर ज़िले के लिए सर यूं कहा जाए कि एक ऐसे मील का पत्थर साबित हो रहा है जिसे शायद आने वाले समय में बहुत सारी लोग तोड़ भी नहीं सकेंगे। बहुत सारे ज़िले इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम 10वीं के बाद देखें सर, खासकर हमारे यहाँ उस शिक्षा में +2 जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चों की संख्या कहीं ना कहीं थोड़ी सी घट रही है सर, पहले की अपेक्षा। तो उसको सही करने के लिए सर, क्या आने वाले दौर में या इस शैक्षणिक सत्र में आपकी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं सर उन बच्चों को जोड़ने के लिए +2 में? आपके प्रश्न में सच्चाई है। खासकर जो बच्चे मैट्रिक करते हैं वो सारे किसी न किसी विजन के तहत वे अपने चॉइस से अपने विद्या को चुनते हैं। कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई मेडिकल में जाना चाहता है, कोई कला के क्षेत्र में जाना चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति में वे लोग बेहतर शिक्षा के लिए, बहुत सारे हमारे बच्चे कोटा चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। और हमारे पास कुछ शिक्षकों की कमी भी थी, लेकिन इस बार जो है 6ठे चरण का शिक्षक नियोजन हो रहा है। हम लोग जहाँ जहाँ सर की तरफ, हाँ जैसे क्वेश्चन करते हैं, सर हम उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। उपलब्धियां गौरवान्वित करने वाली हैं क्योंकि मुजफ्फरपुर ज़िला देश में अव्वल आया है और राष्ट्रीय पटल पर हम अपनी चमक बिखेर रहे हैं। लेकिन सर, एक मुजफ्फरपुर में बालिका शिक्षा के प्रति शुरू से कई सारी चीज़ें, कई सारी योजनाएं चलती रही हैं, लेकिन हालिया दिनों में अगर हम देखें तो 10वीं के बाद खासकर +2 स्कूल में संख्या ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या बढ़ रही है, चाहे वो लड़कियों की संख्या हो या लड़कों की संख्या हो सर। तो इसको लेकर शैक्षणिक सत्र में इसे ठीक करने के लिए सर क्या अपने पास कुछ योजनाएं हैं या फिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं सर, जिसे ये ड्रॉप आउट कम किया जा सके? देखिए अनामिका जी, आपके प्रश्न के बारे में, जो बच्चे हमारे 10वीं वर्ग उत्तीर्ण करते हैं वो 11वीं में जाते हैं जी। अभी भी बहुत सारे हमारे पास जो +2 विद्यालय हैं
लगभग सभी हाई स्कूल +2 हो चुके हैं। जी बिल्कुल। वहाँ शिक्षकों की कमी है जी। और अभी छठे चरण का नियुक्ति जारी है। जी। छठे चरण के बाद हम शिक्षकों की कमी है बहुत हद तक पूरा कर लेंगे। जी। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारे सरकारी विद्यालयों में लैब की कमी है। जी। उस पर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी पढ़ाई हो वह व्यवहारिक हो। जी। इसके अतिरिक्त हम लोग अभी बहुत सारे NGO से भी इंटरवेंशन कराए हैं, जी। जिसमें आपको मालूम भी होगा आगा खां फाउंडेशन जो है हमारे मुरल ब्लॉक में बहुत बेहतर ढंग से कार्य कर रहा है। इसके अलावा अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के द्वारा भी हमारे ज़िले के चिन्हित 5 विद्यालयों में वो भी व्यवहारिक पक्ष के साथ साथ पढ़ाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम आने वाले सत्र में बेहतर प्रयास करेंगे कि कोई भी बच्चे या बचिया है वो ड्रॉप आउट नहीं हो, सब नामांकित हो और मेरे विद्यालय में वो पढ़े और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हासिल करें। जी सर, अपने ज़िले का चयन आकांक्षी ज़िले के रूप में किया गया है और लगातार उसमें काम भी किया जा रहा है। अपने मुजफ्फरपुर ज़िले में 410 स्कूलों को सर स्मार्ट क्लास से जोड़ा गया है। नई तकनीक आज की ज़रूरत भी है और इसे शायद ये कहा जाए कि इससे बच्चों को हम नई व्यवस्था के तहत और सुदृढ़ कर पाएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें और आगे ले जाएंगे। तो अपने ज़िले में जो 410 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है वो कितना सर ज़मीनी स्तर पर लागू है और बच्चों को कितना लाभान्वित कर रहा है सर? स्मार्ट क्लास हमारे जितने भी माध्यमिक विद्यालय है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, हर जगह वहाँ है और बहुत बेहतर ढंग से कार्य कर रहे हैं और बच्चे काफ़ी इंजॉयफुल नज़रिए के साथ शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। और इस तरह हम लोग इस सत्र में अभी मध्य विद्यालय में भी इस स्मार्ट क्लास लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ हम लोगों को NGO हम लोगों से संपर्क किए हैं और हम लोग कुछ मध्य विद्यालय में भी स्मार्ट क्लास शुरू करेंगे। हाई स्कूलों में जो सर स्मार्ट क्लास है उससे बच्चों को क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं सर, और वो आपकी अगर हम आपसे ये जानना चाहें सर कि उसने किस तरह की भूमिका निभाई है हमारे ज़िले को अव्वल लाने में सर? खासकर स्मार्ट क्लास से हमको जो विज्ञान की जो पढ़ाई है, जो बहुत सारे मेरे छोटे छोटे विद्यालय है जहाँ लैब नहीं है, वहाँ पर व्यवहारिक पक्ष की ज्ञान बहुत बेहतर ढंग से हुआ है। और स्मार्ट क्लास के जरिए जो भी हमारे बच्चे हैं उनकी उपस्थिति भी बढ़ी है। आप देखेंगे जब भी स्मार्ट क्लास शुरू होते हैं तो बच्चों की संख्या बढ़ जाती है और बच्चे स्मार्ट क्लास से बहुत बेहतर ढंग से जो शिक्षक नहीं बता पाते हैं वे उसके माध्यम से जानते हैं। इसके लिए सर क्या शिक्षकों को भी नई तकनीक से संबंधित कोई ट्रेनिंग दी गई है? हाँ, सभी जो भी स्मार्ट क्लास में जो पढ़ाई होती है उनमें हमारे सभी दक्ष शिक्षक होते हैं और उनको विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है कि बच्चों को कैसे हम लोग गाइड करेंगे। जी सर, अपने ज़िले में मॉडल स्कूल बनाने की भी कवायद की जा रही थी, तो हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे सर, आप अगर कुछ ऐसे स्कूल के बारे में बताएं ताकि पूरे देश में ये संदेश जा सके कि ये स्कूल हमारे मॉडल स्कूल के रूप में हैं और उसे फिर अन्य राज्य भी एक मॉडल के रूप में सर अपनाएंगे। इस सत्र में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रखंड में हमारा 10-10 ऐसे विद्यालय हों जिसको देखकर उस प्रखंड के अन्य विद्यालय नकल करें। इसके तहत उन विद्यालयों में हम हर तरह के सुविधा देंगे, वहाँ हमारे हर विषय के शिक्षक होंगे और जो भी आधारभूत होगा संरचना उसे हम लोग पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के तरफ से भी जिला स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। हो सकता है इस सत्र में वो मॉडल स्कूल के रूप में कार्य करने लगे। अच्छा, ये पूरे ज़िले में सर एक ही मॉडल स्कूल का चयन किया गया है, जिला स्कूल का? हाँ, अभी एक ही स्कूल का चयन किया गया है, लेकिन हम लोग अपने प्रयास से कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रखंड में कम से कम 10-10 स्कूल मॉडल स्कूल टाइप के हो। अच्छा। जो जिसका नकल हमारा अन्य स्कूल करेंगे। जी सर, बच्चे जो अभी आपके नए शैक्षणिक सत्र में जा रहे हैं, क्योंकि अब हम अव्वल आ चुके हैं पूरे देश में और आपके सामने भी शायद ये अब चुनौती होगी कि इस स्थान को हम बनाए रखें, सिर्फ पहुँचे ही नहीं बनाए रखें, उसके लिए सर क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए अनामिका जी,
अव्वल लाने में सिर्फ मेरा रोल नहीं है, जी। इसमें पूरा सिस्टम का रोल है। जी। खासकर शिक्षा विभाग के हमारे अभिभावक, शिक्षक, छात्र और मेरे प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, बीआरसी, सीआरसीसी, इसके अतिरिक्त हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारी में सभी डीपीओज हैं, जिला पदाधिकारी हैं, उप विकास आयुक्त महोदय हैं, सभी की सहभागिता होती है और हम लोगों ने संयुक्त रूप से प्रयास किया है और संयुक्त रूप से प्रयास का ही नतीजा है कि मुजफ्फरपुर जिले पूरे देश में अव्वल आया है। सर, हम लगातार अपने ज़िले की चूँकि उपलब्धि पे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को सर ये भी बताना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में और आपके सामने ऐसी क्या क्या चुनौती हैं जिन्हें आपको लगता है कि अगर हम इस पे काम करें तो ये स्थान हमारा हमेशा कायम रहेगा और इससे भी बेहतर हम आगे और जा पाएंगे? सर, अभी भी हम लोगों को बहुत चुनौती है जी। कार्य करने के लिए। अभी शिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा अभी हमारे पास चौराहा है। आपको बता दें कि अभी भी हमारे पास आधारभूत संरचना की बहुत कमी है। हमारे पास बहुत सारे विद्यालय हैं जिनमें भवन की अभी जो पर्याप्त नहीं है। बच्चों के अनुपात में या शिक्षकों के अनुपात में भवन की कमी है। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय है, कम से कम 6 कमरा हो, वहाँ जो मध्य विद्यालय है कम से कम 10 कमरा हो। इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी चुनौती है वह क्वालिटी एजुकेशन की है और क्वालिटी एजुकेशन के बगैर हम लोग शिक्षण जो बच्चों को दे रहे हैं वो उनके साथ बेईमानी होगी। इसके लिए शिक्षकों को हम लोग समय समय पर प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट भी कर रहे हैं। साथ साथ हमारे बहुत दूर दराज शिक्षक का पोस्टिंग है, उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो विद्यालय में ठहरे। जब हमारे शिक्षक विद्यालय में ठहरेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन होगा। इस तरह से हम लोग चाहेंगे कि आने वाले सत्र में शिक्षकों का विद्यालय में ठहराव हो, तभी जाकर हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो इंस्पेक्टिंग तंत्र है, पूरा तंत्र है, वो इतना मजबूत नहीं है कि हम लोग प्रत्येक दिन प्रत्येक विद्यालय का इंस्पेक्शन कर सके। इसके लिए हम लोग समाज की सहभागिता अपेक्षित रखते हैं कि जब तक समाज इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगी तब तक हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षण नहीं दे सकते हैं। आपको बता दें कि आज हर तरह से विद्यालय को समाज से जोड़ दिया गया है। इसके लिए विद्यालय शिक्षा समिति हमारा कार्यरत है और उस विद्यालय शिक्षा समिति में हमारे बच्चों के अभिभावक हैं, वहाँ के प्रतिनिधि भी हैं। इसके साथ ही हमारे शिक्षकों का जो नियोजन होता है उसके जो नियोक्ता हैं, खासकर प्राथमिक विद्यालय में हमारे पंचायत शिक्षक होते हैं, उसी गांव के अगल बगल के पंचायत सचिव और मुखिया उसके नियोक्ता होते हैं। जो हमारे मध्य विद्यालय हैं उसमें उसी प्रखंड के हमारे प्रमुख और पंचायती राज पदाधिकारी जो होते हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, वे उसके नियोक्ता होते हैं। इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि जो बच्चों का भविष्य है उसमें समाज जुटे, तभी जाकर हम लोग बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि जब तक समाज को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक जिस बुलंदी की ओर जाने की हम कोशिश कर रहे हैं शायद वहाँ तक पहुँचना मुश्किल होगा। सर, समाज को जोड़ने के लिए जैसे एक तो शिक्षा समिति में सर अभिभावकों की भूमिका होती है, इसके अलावा हम अपनी सोसाइटी को कैसे जोड़े अपने स्कूल से, खासकर ग्रामीण स्तर पर सर, इसमें क्या क्या चल रहा है सर? शिक्षा विभाग की ओर से क्या इस पर कुछ काम किया जा रहा है? शिक्षा विभाग की ओर से आपको बता दें कि सबसे बेहतर मेरा प्लेटफॉर्म विद्यालय शिक्षा समिति है, जिसमें हमारे प्रधानाध्यापक के अतिरिक्त जो भी सदस्य होते हैं वो अभिभावक या ग्रामीण होते हैं। उस वार्ड के जो वार्ड मेंबर होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। इस प्रकार से ग्रामीणों की पूरी सहभागिता है। एक तरह से पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है जो अभिभावकों के हाथ में है और वहाँ के ग्रामीणों के हाथ में है। आपको बता दें कि विद्यालय में हमारे बहुत सारे कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे मध्याह्न भोजन है, जिसके चलते बच्चों का ठहराव बढ़ा है और खासकर जो अभिवंचित वर्ग के बच्चे हैं उनमें कुपोषण का जो भय था वो भी खत्म हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो हैं गरीब हैं, उनको 3 समय का जो खाना नहीं मिलता है, एक समय विद्यालय में वो खाते हैं। और जब विद्यालय में मेरे बच्चे हैं तो हमको तो बच्चों को खाना देना ही है, उनको कपड़ा देना ही है, उनको वजीफा देना ही है। हम लोग सभी दे रहे हैं।
और इसके चलते हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़ा है। सर, आप अभी हम लोगों ने बात की अपने ज़िले की उपलब्धियों पर, आपने चुनौतियों के बारे में भी बात की। सर, आने वाले शैक्षणिक सत्र में हमारे शिक्षा विभाग की क्या क्या योजनाएं हैं उस पर भी आपने बताया। सर, इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सर कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने शिक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी बताया। नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है, मुजफ्फरपुर ज़िले को देश में अव्वल लाने की यह रैंकिंग मुजफ्फरपुर ज़िला के जिला शिक्षा अधिकारी के रणनीति और उनके शिक्षकों के सहयोग से ही, उनके अधिकारियों के सहयोग से ही यह संपन्न हो पाया है। इसके लिए हम एक बार फिर अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और साथ ही ये कामना करते हैं, यह उम्मीद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मुजफ्फरपुर ने जो स्थान प्राप्त किया है उस स्थान पर हम यूं ही कायम ही नहीं रहे बल्कि और भी इसे बुलंदियों तक हम पहुंचाएंगे। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।